हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम गणित विषय की पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे। जो प्रकरण है वो आप थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जो दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक। उसके पश्चात में आप जिस विद्यालय में आपका बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण पूरा कर रहे हैं या जिस जगह पे आप अपनी पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। आज का जो अपना विषय है वो गणित विषय हो जाएगी और दिनांक लगा लीजिए जिस दिनांक को आप बना रहे हैं। कक्षा हो जाएगी आपकी 8, क्योंकि 8वीं कक्षा की आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। आज का जो अपना प्रकरण है वो है आप त्रिभुजों की रचना। त्रिभुजों की रचना किस प्रकार से की जाती है, इस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, अगर आपको गणित विषय या अन्य विषय से संबंधित और भी पाठ्य योजना की आवश्यकता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर चैनल के पेज पर जाएँ। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी विषयों से संबंधित पाठ्य योजनाएं, गणित विषय से संबंधित पाठ्य योजनाएं वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो मित्रों, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपका शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग लगा लीजिए। इसके अंदर आपको 3 कॉलम बनाने, क्रम संख्या, विशिष्ट उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये तीनों कॉलम बनाने के पश्चात में आपका जो शिक्षण उद्देश्य वाला, विशिष्ट उद्देश्य वाला कॉलम है उसके अंदर आपको शिक्षण के उद्देश्य लिखना है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे में जो परिवर्तन होगा वो लिखेंगे आप। विद्यार्थी त्रिभुजों की रचना के बारे में प्रत्याभिज्ञान और प्रत्याशमन कर सकें। द्वितीय है विद्यार्थी त्रिभुजों की रचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर परिभाषा दे सकें। तीसरा है ज्ञानोपयोग। इसी प्रकार चौथा है कौशल, पांचवा है अभिरुचि, छठवा है अभिवृत्ति। जो 6 के 6 जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उन 6 के 6 शिक्षण के उद्देश्य को आप लिख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। ये 6 के शिक्षण के उद्देश्य लिखने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपका सहायक सामग्री। तो हेडिंग लगा लीजिए सहायक सामग्री। और सहायक सामग्री के अंदर आप चौक, डस्टर, लपेट, फलक, चार्ट, मॉडल, चित्र वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें जो शिक्षण में सहायता प्रदान करती है वो सारी सहायक सामग्री कहलाती है। शिक्षण विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि, शिक्षण प्रविधि, व्याख्यान सहित प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी त्रिभुजों की रचना से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। इसके अंदर आपको 3 कॉलम बनाने, क्रम संख्या, छात्र अध्ययन क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। तो प्रस्तावना प्रश्न होता है इसके अंदर छात्र, अध्यापक या अध्यापिका द्वारा या शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और ये प्रश्न कम से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिकतम आप 6 या 7 प्रश्न आप बच्चों से पूछ सकते हैं। तो मैं पहला प्रश्न छात्र अध्यापक ने पूछा डॉट करके ये क्या है, तो बच्चे उत्तर देंगे बिंदु है। 2 रेखाखंड बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है, बच्चे उत्तर देंगे रेखाखंड बनता है। रेखाखंडों को मिलाने के मध्य पर क्या बनता है, बच्चे उत्तर देंगे कोण बनता है। कोणों के दोनों अंतिम बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति क्या कहलाती है, बच्चे उत्तर देंगे त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज की रचना के बारे में आप क्या जानते हैं। 25 प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इस समस्या का समाधान अब छात्र अध्यापक द्वारा किया जाता है। उद्देश्य कथन लगाइए, इसमें लिखेगा विद्यार्थियों आज हम त्रिभुजों की रचना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। एक बात ये जान लीजिए, प्रस्तावना प्रश्न होता है वो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। जितना अच्छा आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा आपकी पाठ्य योजना उतनी अच्छी या प्रभावपूर्ण बन के निकल के आएगी। तो इस प्रकार से ये आपको प्रस्तावना प्रश्न लिख लीजिए। इसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपका प्रस्तुतिकरण। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण। और प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम बना लें। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्ययन क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और श्याम पढ़कर। ये 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है इसके अंदर आपको द्वितीय पहला शिक्षण बिंदु लिखना है। 2 भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना करना। तो ये हो जाएगा आपका शिक्षण बिंदु। तो इसके पश्चात जो आपको छात्र अध्ययन क्रिया में जो इसके विकासात्मक प्रश्न मैंने लिखा है इन सारे विकासात्मक प्रश्न को आप लिख लीजिए। इसके पश्चात में जो छात्र अध्ययन कथन है उस छात्र अध्ययन कथन को लिखेंगे रचना करके। रचना करने अपने को दिए हुए आधार, एक आधार कोण तथा 2 अन्य भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना करना। तो रचना के जो चरण है, पहला चरण है आधार BC खींचे और बिंदु B पर दिए गए कोण के बराबर एंगल XBC बनाया। द्वितीय बिंदु है किरण BY से AB प्लस AC के बराबर रेखाखंड BD काटा। तीसरा बिंदु है DC को मिलाया तथा त्रिभुज के BDC के बराबर कोण एंगल या DCY बनाया। चौथा बिंदु है माना CBBX को A पर प्रतिच्छेद कर दिया, तब ABC अभिनिष्ठ त्रिभुज है। तो ACD वह एंगल AC रचना से अतः AC बराबर AD होगा। फिर भी AB बराबर BD माइनस AD, BD माइनस AC अर्थात BD बराबर AB प्लस AC। तो जो इसके बहुत प्रश्न है उस बहुत प्रश्न को आप लिख लीजिएगा। या जो सहायक सामग्री है उस सहायक सामग्री के अंदर देखिए मैंने चार्ट बना रखा है इस प्रकार से। तो ये चार्ट आप ध्यानपूर्वक उतार लिए। इसके पश्चात में जो इसका द्वितीय शिक्षण बिंदु आता है वो है आपका द्वितीय शिक्षण बिंदु 2 भुजाओं के अंतर से त्रिभुज की रचना करना। तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय शिक्षण बिंदु। इस द्वितीय शिक्षण बिंदु के अंतर्गत आपको मैंने जो विकासात्मक प्रश्न लिखा रखे हैं इन सारे विकासात्मक प्रश्न को आप लिख लीजिए। मित्रों, मैं आपको बोध प्रश्न के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा इसलिए पूछे जाते हैं या अध्यापिका द्वारा इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने
जो पाठ उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसमें बच्चों का ध्यान एकाग्रचित्त होकर लगा रहे। कहने का मतलब बच्चों का ध्यान इधर उधर पाठ से इधर उधर भंग नहीं हो। इस कारण ही छात्र अध्यापक द्वारा ये बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत प्रश्नों का बच्चे आसानी से उत्तर दे देंगे, क्योंकि बच्चों ने अभी भी सारे बहुत प्रश्न या अभी भी प्रस्तुतिकरण पढ़ा है। इस वजह से बच्चे आसानी से इस चीज़ का उत्तर दे देंगे। तो इस प्रकार से आपको ये जो बहुत प्रश्न भी लिख लेने और जो द्वितीय शिक्षण बिंदु चल रहा है अपना, दो भुजाओं के अंतर से त्रिभुज की रचना करना, ये हो जाएगा आपका द्वितीय शिक्षण बिंदु। इस द्वितीय शिक्षण बिंदु के अंतर्गत जो छात्र अध्यापक का कथन है वो लिखेंगे आप। इसके पश्चात में विकासात्मक प्रश्न आपने लिख लिए। इसके पश्चात जो छात्र अध्यापक का कथन है वो लिखिएगा। रचना का एक त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार एक आधार कोण तथा दो अन्य भुजाओं का अंतर दिया गया है। तो रचना के जो चरण है वो लिखेंगे आप। आधार BC खींचा और बिंदु B पर दिए गए कोण के बराबर एंगल XBC बनाया। द्वितीय बिंदु चरण है इसका। किरण BX से AB - AC के बराबर एक एंगल BD काटा, DC को मिलाया और DC का लंब समद्विभाजक PQ खींचा। माना कि वह BX को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है, वह AC को मिलाया तथा ABC अभिष्ट त्रिभुज है। मापन अनुसार त्रिभुज ADC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है तथा AD बराबर AC, BD बराबर AB - AD बराबर AB - AC। तो ये हो जाएगा इसका क्या, प्रस्तुतिकरण। इस प्रस्तुतिकरण लिखने के पश्चात में जो छात्र अध्यापक क्रिया वाला काम हो जाएगा। तो विद्यार्थी क्रिया है, विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातों को अपनी पुस्तिका में नोट करेंगे। जो श्यामपट्ट कार्य है, उस श्यामपट्ट कार्य के अंदर जो देखिए मैंने श्यामपट्ट कार्य परिपूर्ण किया है, इस श्यामपट्ट कार्य को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। ये श्यामपट्ट कार्य परिपूर्ण करने के पश्चात में जो आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपके बोध प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए बोध प्रश्न। और बोध प्रश्न के बारे में थोड़ा मैंने पहले भी बता दिया कि जो बोध प्रश्न होते हैं छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चों का ध्यान पाठ से इधर उधर भंग नहीं हो या बच्चों का ध्यान पाठ में केंद्रित हो रहा है, इस वजह से बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिर भी मैंने दूसरी बार आपको बता दिया है। तो ये बोध प्रश्न आप सारे लिख लीजिए। ये बोध प्रश्न लिखने के पश्चात में जो आपकी पाठ योजना है वो यहीं पे समाप्त हो जाएगी। तो आप ये बोध प्रश्न ध्यानपूर्वक लिख लेंगे। जैसे मैंने बोध प्रश्न लिखा है AD किसके बराबर है, तो बच्चे उत्तर देंगे AD बराबर है किसके, AC के। तो द्वितीय जो इसका बोध प्रश्न है बिंदु A कहाँ स्थित है, बच्चे उत्तर देंगे DC के लंब समद्विभाजक पर A स्थित है। तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे इसके बोध प्रश्न। इस प्रकार से आपकी जो पाठ योजना है वो यहीं पे समाप्त होती है। लेकिन उससे पहले आपको हेडिंग लगा लेनी है मूल्यांकन प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक या अध्यापिका द्वारा इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उन्होंने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों ने सीखा है नहीं सीखा या कितना सीखा है, इस बात की प्रतिक्रिया फीडबैक लेने के लिए छात्र अध्यापक या अध्यापिका द्वारा ये मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार के हो सकते, लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, किसी भी प्रकार के प्रश्न आप बना सकते हैं। इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपका निबंधात्मक या प्रश्न, जिसको अपन गृह कार्य भी बोलते हैं। तो आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए। गृह कार्य ऐसा दीजिए ताकि बच्चे घर पे जाकर आसानी से इस गृह कार्य को कर सकें। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटे वाले आइकन को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर